हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अपनी पिछली क्लास में सेट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वाली लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको इस वाले क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट बताना है। पहले हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, अर्थ, मार्स और वीनस। हमको इससे पता चल रहा है कि ये प्लैनेट्स के नेम हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा प्लैनेट इन अ सोलार सिस्टम, या फिर हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट जो है हमारा वो प्लैनेट से लिया गया है। ठीक है, प्लैनेट के नेम से लिया गया है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये वाला। हम इस चीज को लेंगे x दैट 5x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1 और x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 5x को हम यहीं पे रखेंगे, फिर हम इक्वल्स टू लिखेंगे और इस वाले 16 को इधर की साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा? -15। ठीक है, तो x को यहीं पे रखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया -3। ठीक है, अभी -3 आ गया। पर क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर हो पर माइनस हो? हमेशा नेचुरल नंबर 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, उसमें 0 भी नहीं आएगा। अगर 0 आ जाएगा तो वो होल नंबर बन जाएगा, पर नेचुरल नंबर हमेशा 0 से बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसे जो इक्वेशन दी है उसमें आ रहा है हमारा -3, पर -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है। तो हम लिखेंगे हमारा जो आंसर है वो है हमारा 5। मतलब कि ये हमें कह रहा था कि इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करो और एक आंसर निकालो जो कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। पर जब हमने सॉल्व किया तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं आया बल्कि एक इंटीजर आया। तो नेचुरल नंबर नहीं आने की वजह से हमने अपना आंसर को 5 दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला 5/3। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखा, लेस देन और इक्वल्स टू 13 माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60। तो हम लिखेंगे 5y लेस देन और इक्वल्स टू 60। अब y की वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल्स टू 60/5, तो कितना आ गया? 12। हमको जो y है ना वो आंसर कुछ ऐसा है कि जो भी y की वैल्यू होगी वो 12 से कम होगी, और वो जो 12 से कम होगी वो सारे प्राइम नंबर होंगे। तो हमें अपने आंसर में 12 से कम सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। आइए तो आंसर को लिखते हैं। आंसर इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 और 12 नहीं लिख सकते, और 12 प्राइम नंबर होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में हमको ये दिया गए हैं एलिमेंट -2 to 1/2, -1, √2, 3.5, √30 और √36। ठीक है, x में जो होगा वो हमारे सारे इंटीजर वाली वैल्यू आएंगी। y में जो होगा, जो हमारा y में होगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर्स होंगे। मैं बता दूं आपको कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कि जैसे 3/4 होगा, जैसे कि 3/4 हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/4। अब ये 3/4 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर, जिसको नहीं लिख सकते वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं बात लूं √5 की,
क्या मैं उसको √5 की बटकी कुछ और लिख सकता हूँ? आपको यहाँ पर आ रहा होगा कि √5/1 भी तो लिख देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर हम 1 को नहीं लेंगे, तो √5 हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और इरेशनल क्या होता है? जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए। ठीक है, अब हम लिखते हैं x की वैल्यू। x में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? इंटीजर हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन है, हम इसको लिख ही नहीं सकते, तो x में इसको हम नहीं लिखेंगे। -1, मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, तो -1 लिख सकते हैं, कोमा। √2 नहीं होगा, क्योंकि वो अभी बाद में पता चलेगा। फिर 3.5, अगर मैं 3.5 को लिखूं तो ये एक डेसिमल है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 35/10, जो कि सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 5 से 35, 7/2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, √30 नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर √36 का क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ये हमारा बन गया एक पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। y में हमें लिखने हैं इरेशनल नंबर, ये वाला हम लिख नहीं सकते, इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, नहीं लिख सकते। मैंने बोला था √2 जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम √2 हमारी एक वैल्यू हो गई। 3.5 फ्रैक्शन है, नहीं लिख सकते। √30 बिल्कुल लिख सकते हैं। एक और बार देखते हैं कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए। जरूरी नहीं है P/Q ही हो, कुछ भी, मतलब x/y, किसी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो इरेशनल नंबर का कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन बन रहा था, -5/2 बन रहा था, इसलिए हमने उसको इरेशनल नंबर में कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ए में सारे इनमें से प्राइम नंबर आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं अच्छे से। प्राइम नंबर कौन सा है? 40 है, नहीं, 2 से कट रहा है तो नहीं होगा। 41, जी हाँ, 41 सिर्फ 1 से और 41 से ही कट सकता है। 42 होगा? नहीं होगा। 43 होगा, 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 47 लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। जो वेन डायग्राम है उसमें ए को ये वाला सर्कल दिखा रहा है, तो हमको इन एलिमेंट्स को इस वाले सर्कल के अंदर लिखना है। लिख दें? तो हम लिखेंगे 41, 43 और 47। कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, जो एलिमेंट है कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्कल ए वाले के अंदर ही लिखना है। ठीक है, अब हम बी वाले के एलिमेंट्स को लिखते हैं। बी में सारे ओड आएंगे, ओड वाले वैल्यू सारे बी में आएंगे, तो जो बी है उसके लिखते हैं। 41 एक ओड नंबर है, जी हाँ, 41 एक ओड नंबर है। 42 नहीं है। 43, ध्यान से देखो, मतलब कि जो बी है और जो ए है, जो एलिमेंट ए में है वो बी में तो है, मतलब कि जो ए में आ चुके हैं वो बी के अंदर ही तो हैं, तो हमें 43 को दोबारा नहीं लिखना। 43 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हम इस वाले में नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, 44 नहीं होगा, 45 होगा। अब 45 हमने पहले कहीं नहीं लिखा, तो अब हम लिख देंगे 45। 46 नहीं है। 47 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम 47 को पहले लिख चुके हैं, तो मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी तो है। ए के जो एलिमेंट है वो बी में है, पर जो बी के एलिमेंट है वो ए में नहीं है। 41 है, वो बी में है, ए में 41। हम 41 को भी नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पर हमने 41 लिखा पर 41 भी नहीं आएगा, क्योंकि हम 41 को पहले लिख चुके हैं। ठीक है,
अब 45 वाला हो गया, 46, 47, 47 लिख चुके हैं तो 49 हो जाएगा। इतना समझ में आया। हमने इस वाले जो डायग्राम है हमने उसमें देखा ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है। ठीक है, इस वजह से जो हमने ए में लिख लिया वो हम बी में नहीं लिखेंगे। तो 45 और 49 हो गया। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब जो एलिमेंट ना तो ए में आए ना तो बी में आए वो सारे बाहर लिखे जाएंगे। इसका मतलब इवन वाले, तो 40 को लिख देते हैं, 41 लिख चुके हैं, यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी, यहाँ हमने लिख दिया था, 41 लिख चुके हैं। 42 नहीं लिखा अभी तक तो 42 लिख दो। 43 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 44 आ जाएगा। कहीं पर भी लिख सकते हो, बस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, अब रेक्टेंगल के अंदर डालने हैं। 45 लिख चुके हैं, 46 लिखना है, 47 लिख चुके हैं, 48 लिखना है। ऐसे कर कर हमारा ये वाला वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो जाता है। पर इसका एक और पार्ट है, यहां पर लिखा है बी एंड ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है बी माइनस ए। अब ये बी माइनस ए क्या है? बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो बी में है पर ए में नहीं है। एक और बार बोलता हूं, ऐसे एलिमेंट जो बी में है ए में नहीं है। अब देखो ए के एलिमेंट्स, ए वाले तो हमें चाहिए नहीं, बी में है पर ए में नहीं है, तो ए के एलिमेंट्स तो हमें चाहिए ही नहीं, ए को हम कैंसिल कर देते हैं। अब बी के अंदर जो जो बचे हैं उनको लिख लो, जो बी में है उनको लिख लो। तो 45 और 49 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे बी में है पर ए में नहीं है, बी में है ए में नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता, ए ये, ठीक है, ए और बी। अब यहां पर हम एक जगह और डैश लगाएंगे, वो डैश होगा यहां पर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, जिस पे ये आ जाता है ना उससे पहले माइनस आता है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में एक टिप दी थी और अच्छा था ये कि इससे पहले वाले में माइनस आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अब ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो पर ए में है, ऐसे एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, तो ये वाले हम सारे में एलिमेंट्स को लिख देंगे। वो हो जाएगा हमारा आंसर 41, 43 और 47। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब हमको शेड करना है ये वाले रीजन को, अब हमको ये वाले रीजन को शेड करना है। अब शेड करने का मतलब ए और ए एंड बी। अगर ये मेरे को बात करते हैं ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या है? जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कि दोनों का कॉमन, ए और बी, मतलब कि ये वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ए और बी। ए और बी वाला क्वेश्चन हो गया, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर मेरे से ये पूछते हैं ये ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है? यही वाला एरिया है। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा ए एंड बी का। हो गया? ठीक है, अब अगर मेरे से ये लोग कह दें कि ए और बी डैश, ए और बी डैश, ए और बी का कॉमन देखो पहले, ए और बी कॉमन नहीं होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों, ए और बी। ठीक है, ए और बी मतलब कि ए और बी ये वाला एरिया है। अगर मेरे को ये लोग ऐसे करके देते ए और बी, तो मेरा आंसर यही होता, मैं पूरे दोनों सर्कल का अच्छी तरीके से शेड करता। पर मेरे को ए और बी थोड़ी ना दिया है, मेरे को दिया है ए और बी डैश। अब इस ए और बी डैश का मतलब है जो ये वाला एरिया है दोनों का, इसको छोड़ के बाकी का सारा शेड कर दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए और बी डैश। अब डैश मतलब गंदा हो जाना।
अब ए और बी गंदा हो चुका, तो अब हम वहां पे शेड नहीं करेंगे। इस डैश का मतलब होता है गंदा हो गया, ठीक है। तो उस वाली जगह अब हम शेड ही नहीं करेंगे, उसकी बाकी की जगह को हम शेड करेंगे, वो होगा हमारा आंसर। ए और बी को छोड़ दो, तो सारा ये बाहर वाला, ये वाली जगह हमारा आंसर है, ठीक है। जहां पर डैश आ जाए, मतलब कि उसके जो ब्रैकेट से इधर वाला है ना, जो उससे पहले, उसको ही मत शेड करो, बाकी सब शेड कर दो, ठीक है। तो ये वाला हो जाता है हमारा आंसर। ए और बी डैश, ये वाले एरिया को हमें छोड़ देना है, बाकी का सारा शेड हो जाएगा, ठीक। अब हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी। इसको हम अपने तरीके से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी, बी डैश। समझ में आ गया? हमें बी को छोड़ देना है, ये वाले बी पार्ट को पूरा पूरा अच्छे से छोड़ देना है, इसको हमें शेड ही नहीं करना। इसका मतलब इसको हम ये वाले सर्कल को हम शेड नहीं करेंगे, बाकी का जितना बचा है, इवन हम ए को भी शेड करेंगे, क्योंकि ए के बारे में तो बोला नहीं, हमें तो बोला है कि बी डैश को मत मार्क करो। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट बी मतलब उसी को छोड़ दो और बाकी को मार्क कर दो। तो जो हमारा आंसर अब होने वाला है, उसमें हम बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सबको इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला यहाँ ऐसे, ठीक है। ये वाला शेड हो गया। बी को हम अच्छे से छोड़ेंगे, बी में हम बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम जो नेक्स्ट वाले में आते हैं, ये वाला भी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। अब ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, पर कुछ भी नहीं क्वेश्चन, बिलीव मी। अब ये कह रहा है ए और ब्रैकेट बी एंड सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को पकड़ लेते हैं, ब्रैकेट को पकड़ लिया मतलब बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी दोनों का कॉमन उठाओ। इसी के बारे में बात की जा रही है, जहां पे ये ऐसे किया है ना, इस वाले पार्ट के बारे में बात की जा रही है। बी एंड सी का कॉमन, ये वाली चीज हमारा कॉमन ही तो बताता है, ठीक है। ये और ये कॉमन ही तो बता रहा है, बी एंड सी का कॉमन, ठीक है। अब ए और बी, ए और बी, ये वाला पार्ट, ठीक है। बी और सी का कॉमन उठाया। अब ये हमसे बोल रहा है कि ए को भी उठाओ, ए को भी उठाओ। अब हमको करना है मार्क, हमको करना है शेड। तो हम करते हैं यहां से शुरू, बी एंड सी, इस वाले एरिया को शेड कर दो बढ़िया से। कॉम्प्लीमेंट डैश तो कहीं है ही नहीं, तो लगाना शुरू करो बढ़िया से, बी एंड सी। और हमें ए को भी मार्क करना है। अब हमने ए और दिस भी तो करना है, ए और बी एंड सी, तो ए को भी मार्क करो बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बी एंड सी मार्क कर दिया, ए को भी मार्क कर दिया। अब ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर हमको जैसे ये लिख के दिया है ना, यहां पर हमको यही लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसको, क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला है बी और सी, क्या बोला है, बी और सी, बी और सी का कॉमन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं बी एंड सी, ठीक है। पर अब बी और सी तो हो गया, बी और सी तो पर इतना है, बी और सी तो इतना है, पर हमें ये वाला पार्ट तो एक्सक्लूड करना है, हमें ये वाला पार्ट तो एक्सक्लूड करना है ना। तो अब इस वाले पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, मतलब ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये ए में आ रहा है, इसको छोड़ो, हटाओ, भगाओ यहाँ से। तो बी और सी को तो हमने लिख लिया, पर बी और सी तो इतना है पूरा ए, हमें ए को हटाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे करके ए डैश। अब इसका मतलब ये तो हो गया हमारा ए हट गया, पर बीच में इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो अब वो ज्वाइन करने वाला ये होगा। समझ में आया? एक और बात बताते हैं, हमें इस वाले पार्ट को बस बताना है,
तो हमें पता चल गया भाई बी और सी में आ रहा है, पर बी और सी में तो ये पूरा आ रहा था। अब ये पूरा आ रहा था तो हमें पता चल गया कि हमें ये हटाना है। अब हमें क्या हटाना है वो पता चल गया कि ए में से हटाना है। अब ए में से हटाने के लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसको ऐसे लगाया, बी एंड सी कर दिया। ठीक है, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ये वाला आ गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला। फिर से शेड करो रीजन को। ये वाला देखो, अरे ये तो हमारा पहले वाला ही है, मतलब क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं। ये ए डैश, ये वाला एंड बी एंड सी। बी एंड सी को मार्क करो, अच्छे से करो। बी एंड सी को मार्क करा, फिर उन्होंने बोला ओ ए को तो मार्क ही नहीं करना था, इसको रब कर दो। तो ये वाला हमारा आंसर बन गया। तो पहला वाला पार्ट हो गया, बी एंड सी कॉमन देखा, पूरा आ रहा था, हमें ए को इंक्लूड नहीं करना। ए को इंक्लूड नहीं करना तो इसको रब कर दो। ठीक है, अब हम अपने सेकंड पार्ट में देखते हैं। ए डैश एंड बी डैश सी डैश। ए डैश एंड बी एंड सी डैश। पता है क्या कहना चाह रहा है? ए डैश, इसका मतलब हमें ए वाले को तो लेना ही नहीं है, ए वाले को काट दो भाई। ए को तो हम छुएंगे भी नहीं, बी को देखना है, मतलब ए का तो हम देखेंगे भी नहीं। तो ये वाला हमारा एरिया बिल्कुल कैंसिल हो गया, हम नहीं देखेंगे इसको। फिर यहां पर हमको इन्होंने बोला सी डैश। बी को अभी हम देखेंगे, पर पहले देखते हैं सी डैश। अब सी डैश क्या कहना चाह रहा है? अरे सी डैश है, इसका मतलब अब तो हम सी को भी नहीं देखेंगे, सी को भी नहीं देखेंगे और हम ए को भी नहीं देखेंगे। इतना समझ में आया? ए ऐसे आ रहा है, मतलब ए पूरा ऐसे आ रहा है, सी पूरा ऐसे आ रहा है, पूरा पूरा सी है ना ये, और ये पूरा पूरा ए है। तो जो बी बचा है वही हमारा आंसर है। हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला एरिया। अब इसको पूरा हम कवर करते हैं, फिर दिखाते हैं ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे रब, वो था एक्सप्लेनेशन के लिए, और जो हमारा वास्तव में आंसर आया है हम उसको शेड कर देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा आंसर, इतना। ठीक है, फिर से देखते हैं। ए डैश था, ए को हम देखेंगे ही नहीं। सी डैश था, सी को हम देखेंगे ही नहीं। सी वाले में देखो कहीं आ रहा है मार्किंग? नहीं आ रही, तो वही कह रहा है सी डैश सी डैश, कहीं पे भी नहीं लाना। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये होगा कुछ ऐसे, ए डैश। अभी ये वाली जब हम इस डैश को इसमें डालते हैं ना, तो ये वाली चीज हमारी चेंज हो जाएगी ऐसे। फिर जब हम इसको ऐसे डालेंगे बी डैश, तो ये वाली चेंज हो जाएगी ऐसे, और फिर बन जाएगा सी डैश। ठीक है, अब हमको ये वाला पार्ट करना है। ए डैश में आना नहीं चाहिए, बी डैश में भी नहीं आना चाहिए। ये वाला जो ए है, हमें ए डैश, यहाँ पे एक दूसरे की यूनियन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ओनली ए की। ये रहा ओनली ए की, ये है ओनली ए। ठीक है, ये वाला पार्ट है सिर्फ ओनली ए। ये वाला जो पार्ट है ये ओनली बी है, सिर्फ बी, मतलब ना ए का हाथ है इसमें ना बी सी का, ये सिर्फ बी है, इतना वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, और जो ये वाला सी है वो है हमारा ओनली सी, दिस मच। ठीक है, अब हमको बोला है ए और बी, ए डैश यूनियन बी डैश, ए और बी। ए और बी हमारा क्या होना चाहिए जरा देख के बताओ। अब बताओ, अभी बताओगे आप। ए और बी, ए और बी हमारा ये है, पर हमें ये तो लेना नहीं है, ए और बी हम लेंगे ही नहीं। तो हमारा बचा ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हमें सी डैश भी बोला है, मतलब सी को भी नहीं लेना, ये वाला सी को भी लेना। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। ए था, ये वाला नहीं हुआ। बी की बात हुई, बी भी नहीं, बी का इतना पार्ट जा रहा था। सी की बात की, सी भी नहीं आया। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये वाला, या फिर हम इसको कहेंगे एक और तरीके से, ए और बी। ये हम इसको ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं, ए और बी, ए और बी। फिर तो इसका मतलब ये भी आना चाहिए, पर दोनों ए और बी तो हो जाएगा, पर उसका हम कॉमन नहीं लेंगे। फिर होगा बी और सी, बी और सी को मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बी और सी, हो गया हमारा बी और सी। अब हमारा ए और सी, ये हो जाएगा हमारा ए और सी, ठीक है। जोन सा बचा वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमको वेन डायग्राम बनाना है। अब जो हमें वेन डायग्राम बनाना है उसमें हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है हमारा ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल्स के ही पार्ट को रिप्रेजेंट करके चलेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम में हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है एक रेक्टेंगल। ये आपको पेंसिल और स्केल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके वेन डायग्राम बनेगा, ये बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिवर्सल करके लिखेंगे x, इतना समझ में आया। यूनिवर्सल हम करके हमने ऐसे x क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये वाली चीज को अपना यूनिवर्सल सेट, ओके, हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर शेप्स लेंगे, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट करके बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जो हमारा ये x है वो होगा हमारा बड़ा वाला सर्कल, ये हो गया हमारा x। उसके अंदर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। ये बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, इसको अभी सही कर, ठीक है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल हो, यही होता है आइसोसेलेस, ठीक है। अब हमको ट्रायंगल बना लिया, सबसे पहले हमको ट्रायंगल ही बनाना था। अब ट्रायंगल बना लिया, उसके अंदर हम दिखाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी उसका रीजन भी पता चलेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे z, फिर लिखेंगे हम p, इसके अंदर हम लिखेंगे p। क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने ट्रायंगल्स का एक कॉमन सर्कल बनाया, फिर हमने देखा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी देखो इसकी दो साइड इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तीन साइड इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब जो दो साइड इक्वल वाला है वो तीन में तो आ सकता है, हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, पर हर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब ये वाला मतलब जो इक्विलेटरल है वो आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमने ये इसके अंदर क्यों लिखा, ठीक है। हमको पता चल गया था कि जो z है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो p है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आ सकता है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस के अंदर नहीं आ सकता। वही तो मैंने बात कही थी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आइसोसेलेस हो सकते हैं, पर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा। इस वजह से हमने पहले ट्रायंगल का बनाया, फिर हमने देखा कि भाई आइसोसेलेस इक्विलेटरल के अंदर आ सकते हैं, तो हमने P को सबसे छोटा वाला बनाया, फिर उसके बाद हमने
इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनाया। ठीक है, अब और क्लियरिटी से हमें समझ में आएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हमें पहले ही दे दिया कि इक्विलेटरल मतलब जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो बुक्स है। जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारा बुक्स है, तो हम यू करके यहाँ पे लिख देंगे बुक्स। ठीक है, फिर जो नॉवल है, देखो एक नॉवल लेते हैं, एक नॉवल है और दूसरी जगह एक रोमांटिक नॉवल है, या फिर हम कह सकते हैं कॉमेडी नॉवल है। ठीक है, या हॉरर नॉवल है। इतने सारे एग्जांपल हो गए, हम हॉरर वाला लेते हैं। अब जो हॉरर नॉवल है वो हमारी नॉवल की कैटेगरी में तो आ रही है। जो हमारी हॉरर नॉवल है वो हमारी नॉवल की कैटेगरी में आ रही है, तो सबसे पहले हमें हॉरर वाली चीज को लेना है या फिर हम नॉवल को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉवल को रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसका मतलब नॉवल वाली कैटेगरी में घुस चुके, तो नॉवल वाली कैटेगरी में हम घुस चुके तो हमने पहले एन बना दिया। अब हम नॉवल के अंदर उस हॉरर वाली मूवी को देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कॉमेडी बुक्स अलग हैं, डिटेक्टिव बुक्स अलग हैं, हॉरर बुक्स अलग हैं, और जितने तरीके की हैं वो सब है। ठीक है, तो हमें लेनी थी एक हॉरर वाली या फिर कॉमेडी नोवेल लेते हैं। मानो यहाँ पर कॉमेडी नोवेल है, हम गए सबसे पहले नोवेल वाले की बुक में, नोवेल वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें नोवेल ही चाहिए, बुक्स नहीं चाहिए। यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि नोवेल और बुक अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम गए, यहाँ पे नोवेल का था, यहाँ पे बुक का था, हम नोवेल वाले में गए। नोवेल में जाकर हमें चाहिए थी कॉमेडी नोवेल, तो हमने गए कॉमेडी नोवेल। इसका मतलब सबसे पहले हमने जो पाथ चुना है वो हमने अपना जो पाथ चुना है वो नोवेल का चुना है, बुक्स का नहीं चुना, क्योंकि हमें नोवेल चाहिए तो हम नोवेल ही ले रहे हैं। नोवेल पे गए इसलिए हमने नोवेल लिख लिया, इसलिए हमने नोवेल को बना लिया। अब हमको कॉमेडी नोवेल चाहिए तो हम कॉमेडी नोवेल में चले गए। ये मानो रूम्स हैं और यहाँ पर अलग अलग बुक्स रखे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोवेल वाले डोर पे गए, फिर हम ऐसे अंदर जाकर कॉमेडी नोवेल लेने गए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम नोवेल में गए, फिर हम उसकी कैटेगरी में गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सेट हमारा बुक हो गया। सबसे पहले हम कौन से दरवाजे में गए, नोवेल वाले दरवाजे में या फिर बुक वाले दरवाजे में, नोवेल वाले दरवाजे में। ठीक है, तो नोवेल लिख लिया। अब उसके अंदर भी मेरे को, नोवेल के अंदर भी मेरे को चाहिए डिटेक्टिव नोवेल, तो मैं एक और सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पर डी लिख दूंगा। बुक्स बनाया, बुक्स हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, हम सबसे पहले गए नोवेल वाले दरवाजे में, नोवेल वाले सेक्शन में गए। हमने क्या करा, नोवेल का डोर खोला, फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो कॉमेडी नोवेल है, यहाँ पे इतनी सारी नोवेल है। फिर हमें चाहिए थे डिटेक्टिव नोवेल, तो हमने डिटेक्टिव नोवेल को लिख दिया। सबसे पहले हम मेन सेक्शन में गए, फिर हम गए सब सेक्शन में। तो मेन सेक्शन, तो सबसे पहले हम अपने नोवेल सेक्शन में गए, उसके बाद में हम गए अपने डिटेक्टिव सेक्शन में। इतना समझ में आया। अब हमको प्योरली एक वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमारे पास 3 सेट हैं। 3 सेट का मतलब हमारे टोटल कितने सर्कल बनने वाले हैं, 3 सर्कल बनेंगे। ठीक है, फिर हमें बोला है जो बी है वो हमारा ए का प्रॉपर सबसेट है। बी जो है वो हमारा ए के अंदर बनेगा, यही तो मतलब होता है प्रॉपर सबसेट का। मतलब ए अगर बड़ा है तो बी उसके अंदर आना चाहिए, यही तो मीनिंग है प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, अब जो होगा वो होगा सी, जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। सी जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है।
और अगर मैं ए और सी दोनों का कॉमन निकालना चाहूं तो वो 5 आएगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दूर दूर है, तो वो कॉमन एक भी एरिया नहीं आएगा। बहुत सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब हम बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखा सकते हैं। क्वेश्चन उठाओ, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बनेगा बी बनेगा? सबसे पहले ए बनना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी ये वाला कंडीशन दे तो सबसे पहले जिसका सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए को बना लो। ए आ गया, ए बन गया, नेम करो ए। बी उसके अंदर है, तो बी उसके अंदर है। किसके अंदर है? ए के अंदर है, तो ए के अंदर हमने बी बनाया, बन गया, ठीक है, बी लिख लो। अब जो है सी जो है वो हमारा बी का सबसेट नहीं है, मतलब अभी इसको देखते हैं सी को। फिर अगर ये इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसको कहीं पे बना लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सी जो है वो हमारा बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, हमने सी बना लिया। अब अगर मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता था सी को, पर मैंने इसको दूर ही क्यों बनाया? सोचने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने मेरे को दे दिया कि ए और सी को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो एक भी एलिमेंट यहां पर लाई नहीं करेगा, एक भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। अब लाइन नहीं करेगा इसका मतलब जीरो है वहां पर, तो इन दोनों को हमें दूर रखना है। तो अब हम इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ए जो बी जो है वो हमारा ए का सबसेट था, इसलिए हमने उसको उसके अंदर लिखा। सी जो है वो हमारा अलग है, इसलिए हमने उसको बहुत अलग लिखा, क्योंकि दोनों का यूनियन करने पर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मुझे कंडीशन देते कुछ ऐसे करके कि बी जो है वो ए का है और सी जो है वो बी का सबसे प्रॉपर सबसेट है, तो पता है कैसे बनता? एक ऐसे बनता, ठीक है, फिर सबसे पहले बनता ए, फिर बनता बी, फिर जो सी है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो जाता, मतलब उससे भी छोटा, ऐसे बनता।